स्वावलंबन का ताना बाना वेबिनार श्रृंखला में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम कीर्ति मौर्य है। मैं ओगी टीम का हिस्सा हूँ। टीम ओगी द्वारा स्वावलंबन का ताना बाना वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की गई है, जिसकी रूपरेखा उन्नत कृषि अभियान परिषद के संस्थापक श्री आकाश चौरसिया जी के मार्गदर्शन में की गई है। इस वेबिनार श्रृंखला को शुरू करने के पीछे हमारे दो उद्देश्य हैं। पहला, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वावलंबन के संदर्भ में चल रहे प्रयासों का आपस में सामंजस्य स्थापित करना, और दूसरा, स्वावलंबी जीवन शैली को अपनाने के लिए हम कौन से छोटे छोटे बदलाव अपने व्यवहार में लाएं और इन बातों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचाएं। इस वेबिनार श्रृंखला में 9 विषयों को सम्मिलित किया गया है और हर शनिवार शाम 5 बजे एक नए विषय पर चर्चा होगी। आज इस श्रृंखला का 5वां वेबिनार है, जिसका विषय है स्वावलंबन में समाज की भूमिका। प्रकृति का नियम और समाज की संरचना का आधार ही परस्पर निर्भरता है। परस्पर निर्भरता मतलब दोनों पक्षों ही लाभान्वित होते हैं। समाज में निरंतर चल रही गतिविधियां हमारी अर्थव्यवस्था को स्थापित करती हैं। अर्थव्यवस्था और समाज पर्यावरण के भीतर है। पर्यावरण एक बाहरी आवरण है जिसके अंदर ये दोनों व्यवस्थाएं रहती हैं। यदि सामाजिक गतिविधि और परस्पर निर्भरता को जोड़ दिया जाए तो प्रकृति, समाज, अर्थव्यवस्था तीनों की स्थिति को बेहतर किया जा सकता है। शहरों और गांव के बीच एक तालमेल की आवश्यकता है। यदि गांव का विकास होगा तभी स्वावलंबी समाज बनेगा। हमारे विशेषज्ञ आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे विशेषज्ञों का परिचय और कार्यक्रम के आगे का संचालन हमारे साथ उपस्थित वरिष्ठ पत्रकार श्री रतन मनीलाल जी करेंगे। रतन मनीलाल जी एक जाने माने पत्रकार और जनसंचार विशेषज्ञ हैं। अपने कार्यकाल में उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया लखनऊ, हिंदुस्तान टाइम्स लखनऊ, दैनिक भास्कर में संपादक के पद पर काम किया है। समाचार संपादन, समाचार विश्लेषण, स्तंभ लेखन, संपादकीय विशेष टिप्पणी, पुस्तक संपादन, सामग्री प्रबंधन के क्षेत्र में भी उनका उल्लेखनीय योगदान है। वर्तमान में वे देश के कई प्रख्यात समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, वेबसाइट आदि में नियमित रूप से लिखते हैं और कई विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और मीडिया संस्थानों में भी सलाहकार हैं तथा टेलीविजन चैनल पर भी विशेष टिप्पणीकार के रूप में आमंत्रित किए जाते हैं। रतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और आभार। कीर्ति जी को, अनुष्का जी को और पंकज जी को मेरा प्रणाम। मैं रतन मणिलाल आप सबका इस महत्वपूर्ण और सामयिक वेबिनार स्वावलंबन का ताना बाना के 5वें अध्याय में स्वागत करता हूँ। राष्ट्रीय स्तर के इस वेबिनार के इस अध्याय का विषय है स्वावलंबन में समाज की भूमिका या रोल ऑफ कम्युनिटी इन सेल्फ रिलायंस। यह विषय स्वावलंबन की परिभाषा से ही जुड़ा हुआ है और आज हम अपने दोनों विशेषज्ञों से जानेंगे कि समाज में स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या योगदान हो सकता है और आखिरकार स्वावलंबन समाज में या कम्युनिटी के बीच में उसका अर्थ क्या है, उसकी जरूरत भी है क्या। आज की पहली वक्ता है सुश्री अनुष्का गजबजे जी और उसके बाद हम सुनेंगे श्री पंकज नाथ कल्की को। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं सुश्री अनुष्का जी का। अनुष्का जी, आपका बहुत स्वागत। मैं अपने सभी पार्टिसिपेंट्स को याद दिला दूं कि वे इस श्रृंखला के एक पूर्ववर्ती अध्याय में भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनुष्का जी पर्यावरण विज्ञान यानी कि एनवायरमेंटल साइंस की एक विशेषज्ञ हैं जो वर्ष 1998 से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट के क्षेत्रों पर ट्रेनिंग और एजुकेशन का काम कर रही हैं। वे महाराष्ट्र के पुणे शहर में ठोस कचरा प्रबंधन या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में कई प्रोजेक्ट्स के माध्यम से
पर्यावरण संरक्षण व स्वच्छता के कार्यक्रमों से जुड़ी हैं। उन्हें पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वर्ष 2019-20 में स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। अनुष्का जी, आज के इस विषय यानी कि स्वावलंबन में समाज या समुदाय की भूमिका पर हम चाहेंगे कि हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स और हमारे जितने भी प्रतिभागी हैं उनको आप एक ऐसा बताएं कि आखिरकार कम्युनिटी में स्वावलंबन की भूमिका क्या है, क्या इसकी जरूरत भी है और इसमें हम अपने अपने स्तर से क्या योगदान कर सकते हैं। अनुष्का जी, आप कृपया हमें संबोधित करें। धन्यवाद रत्नमणि लाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मैं सबसे पहले तो अर्बन ऑर्गेनिक ग्रीन इंडिया का आभार चाहती हूँ, ताकि क्योंकि उन्होंने मुझे आप वापस इस वेबिनार श्रृंखला में आमंत्रित किया है। आज के मेरे वेबिनार में मैं ये समाज की भूमिका किस तरीके से होनी चाहिए एक स्वावलंबन की तरफ, एक कम्युनिटी को, बाकी लोगों को मदद करने के लिए समाज ने क्या क्या अपनाना चाहिए और उनका अप्रोच कैसे होना चाहिए, और एक सक्सेस स्टोरी उसके साथ में शेयर करना चाहूंगी। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। आई होप सबको स्क्रीन दिख रहा है। जी हाँ, दिख रहा है। सभी को ऐसा लगता है कि हम समाज में हमें बाकी नीडी पीपल की या जो भी लोग जिनको हमारी ज़रूरत है उनके लिए हमें मदद करनी चाहिए, लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि किस तरीके की मदद करें और किस तरह इनको अप्रोच करें ये हमें समझ में नहीं आता। जैसे सस्टेनेबिलिटी के 3 पिलर्स होते हैं, एनवायरनमेंट, सोशल एंड इकोनॉमी। तो इन तीनों को जोड़ के अगर हम समाज के लिए कुछ काम करना सोचे तो स्वावलंबन की तरफ वैसे ही सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम एक अच्छा कदम उठा सकते हैं। तो इस तरीके के लिए करना क्या है? तो सबसे पहले दिमाग में ये रखना है कि हमारा सफर होना चाहिए मैं से हम तक, खुद से शुरुआत करके हम तक पहुंचना है, समाज तक पहुंचना है। अभी इसमें पहुंचे कैसे? तो सबसे पहले शुरुआत करनी है पब्लिक अवेयरनेस से। लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए, खुद को हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमारी मदद की जरूरत कहाँ पर है, कहाँ हम ऐसा काम कर सकते हैं जहां से स्वावलंबन, कम्युनिटी का स्वावलंबन और सस्टेनेबिलिटी की तरफ हमारे कदम उठे। एक बार अवेयरनेस हो जाने के बाद पब्लिक पार्टिसिपेशन हम बढ़ा सकते हैं, जन सहभाग हम बढ़ा सकते हैं, और जन सहभाग के बाद उसका लोक जन अभियान बना सकते हैं। इतनी ताकत हमारे समाज में जरूर है कि हमारी शुरुआत अगर इस तरीके से हुई तो एक जन अभियान बन सकता है। अभी इसके लिए सबसे पहले हमें पर्सनल लेवल पे खुद से काम करना शुरू करना है, खुद अवेयर होना है, उसकी जानकारी हमारे काम, हम जहां पर काम करते हैं या हम जहां पर रहते हैं आजू बाजू के लोगों तक पहुंचानी है, और बाद में हम लोगों को समाज तक पहुंचना है। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी हमारे डॉक्यूमेंटेशन की, कि जो जो चीजें जरूरी है समाज की मदद करने के लिए, उसके लिए हमें लगेगा क्या, अवेयरनेस करने के लिए, उस मदद के लिए क्या क्या जरूरी होगा, और उस मदद के लिए क्या क्या ट्रेनिंग के लिए हमें क्या जरूरी हो सकता है। उसी तरीके से ये 3 चीजें हमें वापस से, जी हाँ हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज में कुछ अटक रही थी। आ रही है मेरी आवाज? अभी यही 3 चीजें वापस से हम पर्सनल, प्रोफेशनल और पब्लिक लेवल पर लेके जा सकते हैं, जिससे पब्लिक अवेयरनेस और बढ़ेगा, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और वही जन अभियान बन सकता है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से करें? तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं से हम तक का ये जो सफर है, इसमें सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हमें बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारी छोटी छोटी चीजें या छोटी छोटी मदद जब बहुत लोगों के साथ जुड़ जाती है तो इट हैज अ कैपेसिटी टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। So small acts when multiplied by millions of people can transform the world. But उसके लिए जरूरत है अगेन अवेयरनेस, उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन जमा करनी पड़ेगी कि कहाँ पे हमारी मदद की जरूरत है, कौन से टाइप की मदद की जरूरत है, उसके हिसाब से हमें नॉलेज लेना पड़ेगा और फिर उस हिसाब से हमें शिक्षा देनी होगी। तो एजुकेशन सबसे पहले सीढ़ी है इस चीज की, स्वावलंबन की तरफ की, which imparts the knowledge to the society or poor or needy people also.
and help them to grow as a self-sufficient individuals. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो develop the skills of these people. तो हमें सबसे पहले उनमें जो उनकी खूबियां हैं उनकी जानकारी लेके, उसके बारे में अवेयर होके, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेके, फिर उसके बारे में हमें सोचना है कि ये स्किल्स हम कहाँ पे काम ला सकते हैं ताकि ये लोग सेल्फ सफिशिएंट बने। इसके लिए जरूरत है बेटर अंडरस्टैंडिंग की। बेटर अंडरस्टैंडिंग मतलब द नीड्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस पीपल। तो हमें इसके लिए जहां पर हमें मदद करनी है या जहां पर समाज में ऐसे लोग हैं, उनकी पहली जरूरतें क्या है उसके बारे में हम लोग जानें। और सबसे पहले ये जरूरी है कि ट्रीट दिस पीपल विथ रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। ये सबसे पहली सीढ़ी है स्वावलंबन की तरफ। समाज की भूमिका होनी चाहिए कि हम लोग उनकी मदद कर रहे हैं, मतलब कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। वी आर हेल्पिंग देम सो दैट वी कैन कम अप as a good community towards. So understanding their wants, desires and thoughts without diminishing their dignity, ये समाज की भूमिका होनी चाहिए। And हमारी जो help भी होगी उनको to achieve their success, that is should be in a respectable manner. And this will make, obviously this would make a huge difference in their lives. कभी कभार ऐसा भी होता है कि इन लोगों को ना हमारे पैसे की जरूरत होती है ना शिक्षा की, उनको सिर्फ एक मॉरल सपोर्ट की जरूरत होती है। उस हिसाब से भी हम हमारी भूमिका निभा सकते हैं, जैसे गिविंग देम अ मॉरल सपोर्ट, प्रोवाइडिंग देम विद द अपॉर्चुनिटीज टू इम्प्रूव द कंडीशन। ऐसे जरूरी नहीं है कि हम कोई भी उनको फाइनेंशियल हेल्प करें या डोनेशंस दे या कोई चीजें दे या कोई स्किल्स प्रोवाइड करें, बट जहां पर अपॉर्चुनिटी है उन तक उनको पहुंचा सके। बस यही हमारी भूमिका भी काफी चेंज ला सकती है समाज में। वर्क विद द नीडी पीपल एंड हेल्प देम डिस्कवर देयर ओन कैपेबिलिटीज। जब हम उनके साथ उनके हिसाब से मिले तो हमें पता चलता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो हमारे बीच में, तब हमें पता चलता है कि उनकी खुद की कैपेबिलिटीज क्या है, उनकी खुद की कैपेसिटी क्या है, और उस हिसाब से हम उनको ऐसे मकाम तक पहुंचा सकते हैं, ऐसे अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचा सकते हैं। तो ये हमारी भूमिका होनी चाहिए। इसके लिए मैं एक अच्छा उदाहरण आपको देना चाहूंगी कि पुणे में असीम फाउंडेशन करके एक संस्था है। वो बॉर्डर के रिमोट एरियाज के जो गांव हैं वहां पर काम करते हैं, जम्मू कश्मीर से लेके असम तक। अभी उन्होंने किया क्या कि उनको पता चला कि यहाँ पे बहुत सारे यूथ ऐसे हैं कि जिनको कोई काम नहीं है, तो उन्होंने उनको शिक्षा देना शुरू किया, उनको काम देना शुरू किया, उनके स्किल्स के हिसाब से उनका स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेस लिए। वहां से जो बच्चे बहुत ही ब्रिलियंट है उनको पुणे लाके वो उनको एजुकेट करते हैं। और उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें उन्होंने वहां की वॉर विडोज है या जो भी वहां की महिलाएं हैं, अदर महिलाएं हैं, उनको उन्होंने बेकरी का ट्रेनिंग दिया। वॉलनट्स वहां पर आसानी से मिल जाते हैं, तो वही सोर्स बना के वॉलनट कुकीज और ऐसे प्रोडक्ट्स उन्होंने बना के उन्होंने उनको जम्मू कश्मीर तक के मार्केट अवेलेबल करवा दिए। अभी ये कंडीशन है कि वहां पर 100 से ज्यादा महिलाएं इसमें जुड़ी हुई हैं। जहां पर लाइट भी नहीं होती थी वहां पर उन्होंने सोलर ग्रिड्स बिठा दिए। इस तरीके से अगर हम ऐसी संस्थाओं को जुड़े और उनके साथ काम करें। उन्होंने मुझे एक अनुभव पे बताया कि पुंछ सेक्टर में वहां पर ऐसी सिचुएशन है कि वहां पे लोगों को बंकर में रहना पड़ता है, लेकिन उस बंकर में भी महिलाएं ये बेकरी का काम करती है, वहां पर प्रोडक्ट्स बनाती है और मार्केट्स उसको भेजा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि डेवलपिंग देयर स्किल्स इन देयर रीजनल एरियाज आल्सो विल हेल्प देम अ लॉट फॉर मेकिंग सेल्फ सस्टेनेबल। सो इस तरीके से हम अपनी समाज में भूमिका आसानी से निभा ही सकते हैं। ये लोग वहां के टीचर्स को टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी देते हैं, जिसका मैं एक हिस्सा थी, और उस हिसाब से ही मैं इस संस्था से जुड़ गई और इस संस्था के बाकी कामों के बारे में मुझे पता चल गया। तो हमारा रोल यही है कि हमें अवेयर होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या क्या हो रहा है।
इसका सबसे बहुत आसान तरीका है कि सोशल मीडिया थ्रू और सोशल नेटवर्किंग साइट्स। अभी आजकल के पैंडेमिक के न्यू नॉर्मल लाइफ में हम सबसे जुड़े हुए हैं ये इस सोशल मीडिया से ही। तो आज की हमारी भूमिका यही होनी चाहिए कि इस सोशल मीडिया के थ्रू हम इस तरीके की जानकारी ले लें। यहाँ पे बहुत ऐसी संस्थाएं हैं जो सोशल मीडिया पे अपने मैसेजेस भेजती है, उसके बारे में हम लोग अवेयर हो, लोगों को अवेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा मदद इन लोगों तक पहुंचे। सो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस है, कम्युनिटी सेंटर्स है, उनके साथ हम जुड़ सकते हैं। बहुत बार लोगों को यही समझ में नहीं आता कि मदद हम कैसे करें। तो यही तरीके हैं कि इस तरीके से ये सोशल मीडिया का बहुत अच्छा उपयोग करके हम ऐसे अच्छी संस्थाओं से जुड़ सकते हैं। उनके थ्रू हम अपने जहां पर जरूरत है वहां पर अपना ज्ञान, अपनी मदद या अपने स्किल या अपना नॉलेज पहुंचा सकते हैं। वही तरीके से हम लोग ऐसे भी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स जो खरीदते हैं उसमें भी कोई ऐसी साइट्स ढूंढे कि जहां पे उसका पोर्शन जाता है चैरिटीज को। तो इस तरीके से हम सोशल मीडिया का उपयोग अवेयरनेस और समाज की मदद के लिए कर सकते हैं। पर्सनल फाइनेंशियल हेल्प तो है ही, जहां पे हम डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे अभी की सिचुएशन है जिसमें हमें पता है कि महाराष्ट्र में बाढ़ आने के बाद क्या कंडीशन हुआ है उस जहां का, तो वहां पर लोगों को हम डायरेक्टली कुछ भी नहीं कर पाए तो भी हम ऐसे फाइनेंशियल हेल्प तो कर ही सकते हैं। या फिर हम लोग ऐसे फंड रेजिंग एक्टिविटीज में ज्वाइन हो सकते हैं, या सम ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं, या फिर रोड शोज, कैंपेन्स लगा सकते हैं फॉर मेकिंग द फंड्स, टू अरेंज द फंड्स फॉर गिविंग द हेल्प टू द नीडी पीपल। कलेक्शन ड्राइव्स, अभी कलेक्शन ड्राइव्स में हमारी भूमिका हमारी बहुत बार यही होती है कि हम जब कोई भी चीज दे देते हैं तो हमें ये नहीं पता रहता कि ये चीज सच में जहां पर उनकी आवश्यकता है वहां पर पहुंच रही है कि नहीं। तो हमारी भूमिका भी यही होनी चाहिए कि कलेक्शन ड्राइव्स और जो जहां पर हम लोग उसमें पार्टिसिपेट किए हैं तो उधर ये पता करें, क्योंकि हम बहुत बार यही करते हैं कि एक बार हमने कुछ डोनेट किया तो उसके बाद हम उसके बारे में सोचते नहीं हैं कि ये मदद पहुंची कि नहीं, कहां पर गई। तो फॉलो अप रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने की ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये समझे कि कहां तक ये मदद पहुंच रही है, उनके सिस्टम क्या है, और इसी ऐसे ही सिस्टमैटिक वे से जहां पर मदद जा रही है वहीं पर अपनी चीजें हम लोग कलेक्शन ड्राइव। फिर हम लोग ग्रुप इन्वॉल्वमेंट या वॉलंटियरिंग टीम्स अरेंज कर सकते हैं जिसमें हम अपना टाइम और अपना स्किल दे सकते हैं। जैसे क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल फॉर हेल्पिंग द नीडी पीपल, तो हम लोग ये तो कर ही सकते हैं जहां पे बहुत बार हमारे अर्बन एरियाज में, स्लम एरियाज में चाहिए तो, या फिर फुटपाथ पे या रेलवे स्टेशन पे जो बच्चे रहते हैं या ऐसे हैं उनको हम एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके लिए नेसेसिटी चीजें हम लोग अरेंज करके दे सकते हैं। एक बात हमें हमेशा याद रखनी है कि जो भी डोनेशंस या जो भी मदद हम करें वो उनकी नेसेसिटीज कंप्लीट करने के लिए ही होनी चाहिए। उसके बाद जब वो अपने खुद के पैरों पे खड़े होने के लिए ये मदद उनकी उपयोगी आनी चाहिए, ये हमारी भूमिका होनी चाहिए। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि नीडी पीपल बस बैठे रह जाते हैं कि मदद आएगी और उसी पे अपना गुजारा कर लेते हैं। वैसे नहीं होना चाहिए। हमारी भूमिका भी वही होनी चाहिए कि मदद इस तरीके से करे कि वो सेल्फ सस्टेनेबल बने, ना कि उसकी आदत लगे। हम लोग डायरेक्ट एक्शन के थ्रू भी काम कर सकते हैं, जिससे हमारे जैसे एक समविचारी लोगों का ग्रुप बनाकर हम लोग गांव में जाके या आजू बाजू के स्लम एरियाज में जाके हम ऐसा काम कर सकते हैं। जैसे आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स होते हैं, ट्यूशंस ले सकते हैं हम बच्चों के, जहां पर उनके पास पैसे नहीं है उतने बट उनका टैलेंट काफी है। ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो ट्यूशंस देती हैं स्लम एरियाज के या गरीब बच्चों को। वहां पे हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, या कंप्यूटर कोर्सेज के लिए, कंप्यूटर स्किल्स के लिए उनको ट्रेन कर सकते हैं, ताकि ये ऐसे प्रोग्राम्स या ऐसे स्किल्स उनके बढ़ने के बाद वो कहीं पर अपने पैरों पे खड़े हो सके। इसी के लिए हमें सबसे पहले, जैसे मैंने कहा कि कम्युनिटी को समझ में नहीं आता कि शुरुआत कैसे करें, सो फोकस ऑन द ग्रुप
to which you want to work, to whom with you want to work. जैसे बच्चे हैं या बूढ़े हैं या mentally ill people है या homeless है या महिलाओं को कुछ हेल्प करनी है, तो उस हिसाब से टारगेट द एक्टिविटीज। और एक बार, जैसे मैंने कहा कि एक बार मदद करने के बाद हम लोगों को लगता है कि हमारा काम हो गया, ऐसे नहीं होता। जब तक उसका परिणाम ना दिखे, हमारी मदद का परिणाम ना दिखे, तब तक वो मदद करना हमें छोड़ना नहीं चाहिए। इन द सेंस, जब तक हम कोई अगर स्किल उनके पास दे रहे हैं, हम कुछ नॉलेज उनके साथ शेयर कर रहे हैं, तो उसका परिणाम उनके जीवन पे क्या हो रहा है, इसका एनालिसिस करना भी काम हमारा ही है, तभी ये वर्कआउट होता है। अभी ये अर्बन एरियाज की बात हो गई, लेकिन हम रूरल एरियाज में हम फार्मर्स की और उनके कम्युनिटीज की मदद कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले, जैसे मैंने कहा कि सस्टेनेबिलिटी के 3 पिलर्स है, एनवायरमेंट, इकोनॉमी एंड सोशल। सो हमें एनवायरमेंट के हिसाब से ये देखना है कि वहां के जो नेचुरल एनवायरमेंट है उनको प्रिजर्व करना भी हमारी जिम्मेदारी है, विच विल हेल्प देम फॉर देयर सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। फिर हमें कम्युनिटी स्पेसिफिक प्रोग्राम्स करने चाहिए। हमें एक्चुअली हमारे भारत देश में देखें तो हर एक कम्युनिटी के अपने अपने स्किल्स है, उनके कुछ पिक्युलरिटीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका यूज करके हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू भी कंपनियों को इनके साथ जोड़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोज्ड लूप सिस्टम, इसमें कंपनीज के एम्प्लॉयज के जो अनवांटेड क्लोथ्स वगैरह है वो लेके इन गांव वालों के स्किल के उपयोग करके हम उसके क्विल्ट्स या कोई अदर चीजें जैसे कुशन कवर्स है, डोर मैट्स है, इस तरीके के बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बना के उसका एग्जीबिशन लगवा सकते हैं, या वही कंपनी में वापस हम उसको बेच सकते हैं। दैट बिकम्स अ क्लोज लूप सिस्टम। तो इस तरीके से हम उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स या जो स्पेसिफिक उनकी खूबियां हैं वो भी हम बाहर लोगों तक ला सकते हैं, ताकि उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए। वही है कि टीच एंड इम्प्लीमेंट सस्टेनेबल फार्मिंग टेक्निक्स। अभी फार्मर्स को ये बहुत जगह पर पता भी है, लेकिन एग्रो फॉरेस्ट्री है या एग्रो टूरिज्म है, जो चीजें उनको काफी सारे फायदा इकोनॉमिकली भी दे सकती है। अभी इस न्यू नॉर्मल लाइफ में, पैंडेमिक में, सारे घर में बैठ के बहुत परेशान हो गए हैं और लोगों को अच्छा लगता है गांव की तरफ जाना, वहां का एटमॉस्फेयर अनुभव करना और वहां की खेतों में काम करना भी। तो एग्रो टूरिज्म जैसे आइडियाज के थ्रू हम इन फार्मर्स की अच्छी तरीके से मदद कर सकते हैं। बहुत बार ये होता है कि फार्मर्स को हेल्दी सॉइल के बारे में पता नहीं रहता, मतलब उनको क्रॉप्स और इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होता है, लेकिन जब मैंने गांव में काम किया है तो मुझे पता है कि सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटी के बारे में उनको ज्यादा नहीं पता होता। तो हम लोग उनको इस टेक्निक्स जैसे कंपोस्टिंग है, इंटरप्लांटिंग है, क्रॉप एंड फील्ड रोटेशंस के हिसाब से हम लोग उनकी मदद कर सकते हैं। उनको रिसोर्स पर्सन के लेक्चर्स अरेंज करके या फिर प्रैक्टिकली उनको दिखा के इस तरीके की मदद हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो है इसमें वो है सस्टेनेबल वाटर एक्सेस। जब तक गांव में पानी नहीं पहुंच जाता तब तक गांव की बेसिक नेसेसिटीज कंप्लीट नहीं होती और फिर गांव का डेवलपमेंट होना मुश्किल होता है। तो ये सस्टेनेबल वाटर एक्सेस उनको देना, ये भी एक कम्युनिटी की जिम्मेदारी है, जो मैं मेरे अपने सक्सेस स्टोरी से आपको आगे बताऊंगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स है, वाटरशेड मैनेजमेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है। इस तरीके से हम एक गांव को टैंकर फ्री या पानी की उनकी कमी कर सकते हैं, हम लोग उसमें हमारी भूमिका निभा सकते हैं। वैसे ही सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन में हम लोग उनकी मदद कर सकते हैं, प्रॉपर क्रॉप मैनेजमेंट्स और रिसोर्सेस देकर। और अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग उनको एक वीकली मार्केट, यहाँ पर गांव के लोगों का वीकली मार्केट हम यहाँ पर उनको अवेलेबल कर सकते हैं अर्बन एरियाज में, जिसके हिसाब से हम लोग उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली हम मार्केट में ला सकते हैं। और इसी हिसाब से हम काम करेंगे तो उनको एक फार्मर कोऑपरेटिव्स के साथ जोड़ सकते हैं, फिर एड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जोड़ सकते हैं टू इन्वेस्ट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशन।
which is necessary to create a viable economic system for farmers. तो इसके जो एक्सपर्ट्स है उनके साथ हम उनको जोड़ के उनके प्रोडक्ट्स को हम एक अच्छा मार्केट दिला सकते हैं। तो ये सारी चीजें, राइट फ्रॉम बेटर अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस, मॉरल सपोर्ट, वाटर एक्सेस, एवरीथिंग जब एक साथ आता है तो इसका एक अच्छा सा उदाहरण क्या होता है, ये मैं आपको एक सक्सेस स्टोरी के हिसाब से आज बताना चाहती हूँ। उदाचीवाड़ी ये करके एक विलेज है पुरंदर डिस्ट्रिक्ट में, पुरंदर तालुका में। वहां पर एक छोटा सा गांव है, ये उदाचीवाड़ी हिल स्लोप्स पे। इतना छोटा सा गांव है कि इसके बारे में कोई जानता भी नहीं था अभी तक। यहाँ के पानी की कमी इतनी कि दिसंबर से वाटर टैंकर्स की जरूरत इनको लगती थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं बैरन लैंड्स कैसे थे यहाँ पर। तो यहाँ के बच्चों ने वाटर कप पानी फाउंडेशन कॉन्टेस्ट के बारे में जानकारी ली और स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे, उन्होंने इसके बारे में जानकारी ली और उन्होंने सोचा कि हमारे गांव को हम इसमें पार्टिसिपेट करवाते हैं। स्कूल के बच्चे 6 to 8 स्टैंडर्ड वाले 5-6 बच्चों ने गांव में काम शुरू किया। और हमने इसके बारे में जानकारी हमें जब पता चली सोशल मीडिया के थ्रू, जब हम पानी फाउंडेशन में जल मित्र होके ज्वाइन हो गए। तब श्रमदान के लिए हमें कहाँ जाना था हमें समझ में नहीं आ रहा था। तो सोशल मीडिया के थ्रू हमें पता चला कि यहाँ पे गांव में एक 8-10 बच्चे काम कर रहे हैं और उनको मदद की जरूरत है। तो हम उस गांव में पहुंच गए। एकदम बैरन लैंड, पूरे खाली पड़ा हुआ सूखा जमीन, ऐसा सिचुएशन था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो शुरुआत में हम सिर्फ 50 या 60 लोग थे जिन्होंने यहाँ पर एक फार्म पॉन्ड खोदना शुरू किया, जो बच्चों ने ऑलरेडी शुरू किया था। और 1 साल में हमारा कुछ काम नहीं हो पाया क्योंकि मदद ही नहीं थी उतनी। लेकिन हमने उस गांव की मदद करना छोड़ा नहीं 1 साल भर, और हम सोशल मीडिया पे उसके बारे में बताते रहे। हमने क्या किया, फिर दूसरे साल में हमारी मदद के लिए, आप यकीन नहीं कर पाएंगे, 4,500 लोग पहुंच गए। ये है ताकत समाज की। आप यहाँ पे देख सकते हैं हिल स्लोप्स पे हमने ये लूज बोल्डर स्ट्रक्चर्स बनाए ताकि ऊपर से आने वाला पानी का प्रभाव जो है यहाँ पे कम हो जाए और पानी ज्यादा से ज्यादा जमीन में चला जाए। फिर हमने कंटिन्यूअस कंटूर ट्रेंचेस बनाए, जिस तरीके से पहाड़ से आने वाला पानी इस ट्रेंचेस में चला जाए और वहां से ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं इस तरीके के कंटिन्यूअस कंटूर ट्रेंचेस हमने बनाए उस दूसरे साल में, जब हमारे साथ 4,500 लोग मिल गए। बरसात के सीजन में यही चीज, यहाँ पे आपको सेम फोटोग्राफ दिख रहा है तो समझ में आ जाएगा कि ये ट्रेंचेस पूरे पानी से भर गए। और ये पानी ना सरफेस रन ऑफ करके बह गया, बल्कि यहाँ पे ग्रास बढ़ गई, माटी का मृदा संधारण हो गया और पानी जमीन में चला गया। हमने शुरुआत की 50 लोगों से। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा फार्म पॉन्ड हमने बनाया था। जब पहली बारिश में ये पानी यहाँ पे भर गया तो ये बच्चे खुश हो गए जिन्होंने स्कूल वहां पे काम शुरू किया था, और वो लिटरली वो पानी में वो खेल रहे थे। यही तालाब है जो भर गया यहाँ पर। वहां पे हमने खुद जाके, मैंने जब शुरुआत की तो बाद में मेरे घर के सब मेंबर्स ने यहाँ पे आने की शुरुआत की। मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, सब यहाँ पे आने लगे। उनके फ्रेंड्स को पता चल गया तो वो आने लगे। इस तरीके से एक एक करके लोग जुड़ते गए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वही चीज, ये बैरन लैंड पूरा, हम लोग संडे या जब भी हमें टाइम मिले हम लोग वहां चले जाते थे। लोग होते थे, नहीं होते थे, हम अपना काम करके निकल आते थे। ऐसे ही 4,500 लोगों ने काम करना शुरू किया और उनको जब जब टाइम मिला उन्होंने काम जाके गांव में कंप्लीट कर लिया। उसका हिसाब ये हो गया, उसका परिणाम हो गया कि ये बैरन लैंड पूरा ग्रीन हो गया और जो भी फार्म पॉन्ड्स हमने बनाए थे वो पूरे पानी से भर गए। उसका दूसरा कारण ये था कि ग्राउंड वाटर जो परकोलेट हो गया इन ट्रेंचेस की वजह से, गांव की जो कुएं हैं वो समर मंथ मतलब मई के महीने में भी ऐसे पूरी भरी हुई थी। गांव के लोगों ने हमें बताया कि 28 साल उन्होंने ऐसी भरी हुई कुएं नहीं देखे हैं। इसका मतलब आप जान सकते हैं कि कम्युनिटी, समाज की भूमिका कितना परिणाम कर सकती है एक गांव पे। आप यही चित्र देख सकते हैं जो पूरा चेंज हो गया है।
यही बैरन लैंड पूरी ग्रीनरी में बढ़ गई, पास्चर बढ़ गया। आज आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ पर हिरन है, हिरन के 10-10, 12-12 हिरन एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते हुए दिखते हैं। तो हमने एक इकोसिस्टम सेटअप किया है, भरे हुए कुएं आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। इसका परिणाम क्या हुआ? अभी आर्थिक परिणाम, हमने एनवायरनमेंट का काम तो कर दिया, जल संधारण, मृदा संधारण का, लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि यहाँ पे जो फार्मर्स है, यहाँ के जो किसान है, उनको जैसे शिमला मिर्च हो या सीताफल हो, ऐसी जो फल और फ्रूट्स के जो क्रॉप्स होते थे, वो बारिश के ऊपर डिपेंड रह के करना पड़ता था। लेकिन अभी पानी की अवेलेबिलिटी की वजह से ये लोग ये क्रॉप्स अभी पहले ही ले सकते हैं, उनको मार्केट अच्छा मिल रहा है, जो वो पहले नहीं ले पा रहे थे और प्रॉपर टाइम में मार्केट में पहुंचा नहीं पा रहे थे। वहां पे ये इतने अच्छे से खेती करने लगे हैं, उनका आर्थिक मतलब जो इनकम है वो बढ़ गया है। अभी वहां पे हमने एक मियावाकी फॉरेस्ट का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जिसमें ये फार्म पॉन्ड के बाजू में हमने अराउंड सिर्फ 700 पौधे लगाए। उसके लिए भी लास्ट ईयर हमने, 1 साल हुआ, आप आज 1 साल के बाद इसका चित्र देख सकते हैं। ये पूरा एरिया फॉरेस्ट में कन्वर्ट होने लगा है। सारे जो पौधे लगाए थे वो 8-8, 10-10 फीट ऊंचे हो गए हैं और सारे स्थानिक वृक्ष हमने यहाँ पर लगाए हैं। तो एनवायरनमेंट के हिसाब से, जैसे मैंने कहा, एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए वहां का नेचुरल एनवायरनमेंट और वहां की परिस्थिति को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। उस हिसाब से हम अपने समाज के हिसाब से वहां पर काम कर सकते हैं। अवेयरनेस के हिसाब से, एक्टिविटीज के हिसाब से हमने वहां पर बच्चों को सिखाया कि सॉइल के फर्टिलिटी का मेजरमेंट कैसे करते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन सॉइल में कितना है, ये हमने छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर सिखाया। और बच्चों के साथ बैठ के हमने 700 सैंपल्स, सॉइल सैंपल्स चेक करवाए, आजू बाजू के खेतों में से किसानों ने हमें लाके दिए। मेरे स्टूडेंट्स के थ्रू मैंने यहाँ पे अवेयरनेस एक्टिविटीज गांव के ग्राम पंचायत के ऑफिस में, स्कूलों के वॉल पर हमने वहां पर लिखा, हमने वहां पर अवेयरनेस के चित्र लगाए कि कचरे का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, गांव में कैसे होना चाहिए। तो ये सारी तरीके से हम गांव में भी पहुंच सकते हैं। लेकिन यही एक इम्पोर्टेंट चीज इसमें यही है कि जब तक आपको परिणाम ना दिखे, तब तक आपको उस गांव का, उस किसी भी चीज के लिए, आप जो जिस चीज के लिए मदद कर रहे हैं, उसका साथ नहीं छोड़ना है। जब आपको परिणाम दिखे, वहां से उसके बाद आप अपना फोकस एरिया चेंज कीजिए। सो कंसिस्टेंटली आई एम वर्किंग फॉर दिस 4 years फॉर दिस विलेज, और उसका चित्र हमने पूरा बदल दिया। तो इस तरीके से एक विलेज को हमने सेल्फ सस्टेनेबल विलेज बना दिया है। तो आप भी इसी तरीके से एक कम्युनिटी का कम्युनिटी की, समाज की मदद से एक गांव का चित्र, एक आपके ही आजू बाजू के स्लम एरियाज का चित्र आराम से बदल सकते हैं। बस उसके लिए आपको चाहिए एक स्ट्रॉन्ग डिवोशन और एक अच्छी तरीके से एक फोकस और आपका स्किल। धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अनुष्का जी। आपने बहुत ही सहज तरीके से ये बताया कि हम स्वावलंबन को कोई बहुत बड़ा एक वो नहीं बनाने की जरूरत है, बल्कि अपने बस में जो कुछ भी हो, आप कुछ लोगों को एजुकेट करें, कुछ लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाएं, कुछ लोगों के लिए स्वास्थ्य का कुछ काम करें, और कुछ लोगों को चाहे एग्रीकल्चर या साफ सफाई के लिए प्रेरित करें। वही स्वावलंबन को बढ़ावा देने में हमारी और सब लोगों की भूमिका हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुष्का जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। दूसरे प्रेजेंटेशन के बाद हम आपके प्रेजेंटेशन से संबंधित कुछ सवाल आपसे करेंगे। थैंक यू। आज के वेबिनार के हमारे दूसरे सम्मानित वक्ता हैं श्री पंकज नाथ काल्की जी। काल्की जी उत्तर प्रदेश के लखनऊ से हैं और कॉरपोरेट सेक्टर में कई वर्ष बिताने के बाद उन्होंने अखिल भारतीय मताधिकारी संघ या ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ वोटर्स की स्थापना की, क्योंकि उनका मानना है कि एक वोटर ही वास्तव में देश का भाग्य विधाता है और उसे शासन तंत्र और राजनीति ने दबा के रखा है, जिसकी वजह से वो सक्रिय भूमिका नहीं निभा सकते। इस संघ के माध्यम से वे ग्रामीण जनों को, निष्क्रिय ग्राम पंचायतों को सक्रिय बनाने का काम कर रहे हैं और साथ ही वे लोगों को नशा मुक्ति, महिला शिक्षा,
स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ डेवलपमेंट ग्रुप्स और उनके जीवन को बेहतर बनाने की मुहिम में लगे हुए हैं। नेशनल रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूट हैदराबाद ने उन्हें झारखंड, बिहार व उत्तर प्रदेश के लिए नेशनल ट्रेनर और प्रोग्राम कन्वीनर बनाया है। पंकज नाथ काल्की जी, आपका स्वागत है। कृपया हमारे सम्मुख आए और अपना प्रेजेंटेशन इस विषय पर दें कि आखिरकार कम्युनिटी में स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए हमारा योगदान क्या हो सकता है और इसका वास्तविक अर्थ क्या है। काल्की जी, आपका स्वागत। जी, धन्यवाद रतनवली जी। बहुत अच्छा। अभी मैंने अनुष्का जी का प्रेजेंटेशन देखा और उनके प्रयासों को कि मैं सराहना करता हूं। और इस पूरे वेबिनार की जो सीरीज है और इसका जो इसके पीछे की जो सोच है वो सराहनीय है। और मुझे लगता है कि वाद विचार विमर्श के आगे कुछ चीज़ों पे कुछ इसके क्रियान्वयन के क्षेत्र में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो जैसा कि आज बात हो रही थी, तो मेरा इस प्रेजेंटेशन अभी देने का मेरा अभी वो नहीं है, लेकिन ये है कि जरूर है कि इस विषय पर एक ठोस बातचीत होनी चाहिए। तो मैं अपने विचार एक्सट्रापोर में रखूंगा आपके सामने। वास्तव में जो पूरा अभी जो भारत के अंदर जो परिदृश्य दिखाई दे रहा है, वो ऐसा लगता है कि शहरों के ऊपर हमारे गांव निर्भर हो गए हैं। ऐसा हम लोगों के सामने ऐसा लगता है कि अच्छा ठीक है, हमें कुछ सोशल वर्क करना है तो कहाँ करें, तो गांव में जाके करते हैं। या हमें कुछ अच्छा करना है तो हमें क्या करना चाहिए, तो गांव में जाके करते हैं। वास्तव में अगर थोड़ा सा इसको बड़े परिदृश्य पर देखा जाए तो ये लगेगा कि शहर में केवल पूंजी का केंद्रीकरण है। संसाधन जितना गांव के अंदर है वो कहीं भी नहीं है। और वास्तव में शहरों में जो पूंजी का जो एक केंद्रीकरण है, उसकी वजह से गांव की ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो पहले तो हमें गांव की शक्ति को समझना होगा कि गांव कहाँ शक्तिशाली है। दूसरी चीज कि गांव और शहर की शक्ति को आपस में कैसे तालमेल बनाना है, जिससे कि आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर सके। एक सपोर्ट सिस्टम बनाने की जरूरत है, जिसके लिए हम लोगों को इसके बारे में समझना होगा। वास्तव में जो मानव समाज की रचना है वो परावलंबन पर निर्भर है, एक दूसरे के सहयोग पर निर्भर है। बिना सहयोग के कोई भी मानव समाज आगे बढ़ ही नहीं सकता है। और ये केवल मानव मात्र की एकमात्र योग्यता है, जो अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो या कोई ऐसा संसाधन हो तो ये संभव है कि वो पूरी दुनिया के सभी मनुष्यों के साथ एक साथ कम्युनिकेट कर सकता है और उनका सहयोग हासिल कर सकता है। अन्य पशुओं में ऐसी योग्यता नहीं है। तो मानव के अंदर वो क्षमता है। हमें उस क्षमता को बढ़ाने के लिए, उस क्षमता का अधिक से अधिक इस्तेमाल प्रयोग करने के लिए हमें योजना बनाने की जरूरत होगी। इस संबंध में हमें अगर उदाहरण से समझे तो जैसे हमने कपड़े पहन रखे हैं, तो इस कपड़े को बनाने के लिए हमने अपनी ओर से कोई प्रयास नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। हमने केवल जाकर के एक दुकान से अपना पैसा दिया और सामान खरीद लिया। लेकिन इसके पीछे की जो पूरी जो मानव श्रम शक्ति लगी हुई है, उसके सहयोग के बिना हम अपने शरीर को सम्मान नहीं दे सकते थे। तो ये एक मानव समाज की योग्यता है, जिसके दम पर आज मानव समाज की रचना हुई है। तो हम अपने इस पूरे अभियान के तहत ये प्लान कर सकते हैं, इस तरह से विचार कर सकते हैं कि कैसे सामंजस्य स्थापित किया जाए। एक तरफ वंचित है, एक तरफ संपन्न है। वंचित कई अर्थों में उसको समझा जा सकता है। आर्थिक रूप से कोई वंचित हो सकता है, कोई सामाजिक रूप से वंचित हो सकता है, कोई संसाधन के रूप में वंचित हो सकता है, कोई ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में वंचित हो सकता है। उसी तरह से जो संपन्न है वो संपन्न भी अनेक अनेक क्षेत्रों में हो सकते हैं। कोई धन के क्षेत्र में हो सकता है, कोई ज्ञान के क्षेत्र में हो सकता है, कोई सामाजिक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में हो सकता है, कोई संसाधन के क्षेत्र में हो सकता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में जो जहां
वंचित है और जो जहां संपन्न है उनका चिन्हीकरण करते हुए इन दोनों को आपस में जोड़ देने का काम हमें करने की जरूरत होगी, जिसके लिए हमें आगे बढ़ना है। तो शहर को गांव से जोड़ना है और गांव को शहर के साथ जोड़ना है। अभी जो गांव और शहर के बीच में एक मध्यस्थ की भूमिका स्थापित हो गई है कि शहर सीधे गांव से नहीं जुड़ सकता और गांव सीधे शहर से नहीं जुड़ सकता। अगर हम आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो गांव के किसान के पास बहुत सारे उपज है, बहुत सारी वो उत्पादन कर रहा है, लेकिन वो सीधे गांव शहर के उपभोक्ता तक पहुंचा नहीं पाता। बीच में एक मध्यस्थ व्यवस्था है, उस मध्यस्थ व्यवस्था के माध्यम से ही वो अपने प्रोडक्ट को बेच सकता है। तो इस व्यवस्था को समझने की और इसके बीच में कोई एक सेतु निर्माण करने की जरूरत पड़ सकती है, जिससे कि हम जो सामाजिक क्षेत्र के लोग हैं, जैसे हम लोग जो हैं, जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि हम इसके बीच में कैसे सेतु का निर्माण कर सकें, जिससे दोनों के एक दूसरे के प्रति सामंजस्य बेहतर तरीके से बन सके। जो इस पूरे काम को करने के लिए व्यक्तिगत प्रयास एक चीज होता है, लेकिन व्यक्तिगत प्रयास को निरंतरता देने के लिए और उसमें व्यापकता लाने के लिए उसका संस्थागत स्वरूप देना बहुत आवश्यक होता है। कोई एक संस्था ही ऐसी एक चीज है जिसके माध्यम से कोई विचार साकार होता है और उसका प्रसार प्रचार हो सकता है, तो उसमें स्थायित्व आ सकता है। तो एक संस्थागत रूप से करने की जरूरत है इस काम को। तो संस्थाओं के बारे में हमें विचार करना पड़ेगा। जैसे एक उदाहरण के लिए समझें कि ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों का निर्माण किया जा सकता है, विशेष तौर पर महिलाओं के बीच में। महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उनको कैसे एक दूसरे का सहयोग करना है। स्वयं सहायता समूहों के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया होगा, नहीं होगा तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं कि उसमें बहुत सिंपल तरीका होता है। 10-12 महिलाओं का एक ग्रुप बनाते हैं और उन महिलाओं को हर हफ्ते या 15 दिन में एक बार एक साथ मिल करके बैठना होता है और बैठक करके उनको कुछ कंट्रीब्यूट करना होता है। माइक्रो फाइनेंसिंग छोटा सा उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट कर दिया, 100 रुपए 50 रुपए उन्होंने आपस में जमा कर लिया और उसी पैसे को वो आपस में, किसी को जरूरत है, किसी को बीमार हो गया, किसी के घर में कुछ जरूरत पड़ गई तो वो दे सकते हैं और उसके बदले में फिर वो समय पर वापस कर देते हैं पैसा और उसके साथ में कुछ इंटरेस्ट जो वो लोग तय करें वो भी वापस करते हैं। तो ये एक माइक्रो फाइनेंसिंग, एक सपोर्ट सिस्टम काम करता है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट की अभी बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं जो एसएसजी के माध्यम से इम्प्लीमेंट कराई जाती है। तो इसके जैसे प्राइमरी स्कूल के बच्चों को ड्रेस दिए जाते हैं, तो हम जानते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान में ड्रेस दिए जाते हैं, उनको किताबें और कॉपीज दी जा सकती। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से इन लोगों को ये सारी चीजों में एक रोजगार उपलब्ध कराने की गवर्नमेंट की कोशिश है। वो कोशिश करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, हमें उसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं बल्कि सहयोग करने की जरूरत है। मेरा यहाँ पर कथन ये है कि अगर ऐसे एसएचजीज गांव के अंदर तैयार हो सके जो महिलाओं के बीच में तैयार होते हैं और उन एसएचजीज के माध्यम से शहरों में हम एक उपभोक्ताओं का एक समूह गठन कर सके और दोनों को आपस में लिंक कर दें। जैसे एक उदाहरण मैं बताऊं, सीतापुर में एक छोटा सा प्रयास इसके बारे में हम लोगों ने किया। हमने महिलाओं के ग्रुप बनाए और उनसे कहा कि आप ऐसा काम करिए कि एक 100 स्क्वायर फीट की जमीन के ऊपर जो आपके घर के बगल में हो, जहां आपका निवास स्थान है, वहां पर आप सब्जियां लगा दीजिए, सब्जी बो दीजिए। तो गांव में हर घर में कुछ न कुछ सीजनल सब्जी लोग उगाते हैं, 2-4 सब्जियां लगा दी। लेकिन हमने उनको कहा कि आप किचन गार्डन बनाइए, तो उसमें 15-16 प्रकार की सब्जियां उनसे लगवा दी गई वो 100 स्क्वायर फीट की जगह पर। और वो 100 स्क्वायर फीट की जगह पर उन्होंने, हमारे पास इसका पूरा हमने ट्रैक रिकॉर्ड रखा, तो ये पता चल रहा कि महीने में हर परिवार कम से कम 1000 से 1200 रुपए की सब्जी उत्पादन कर रहा है और खुद इस्तेमाल कर रहा है और उसके साथ साथ अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को बांट भी रहा है। तो हमने उनको जब ये थोड़ा आगे बढ़ा तो उसके बाद एक स्टेप और दिया कि आपके घर के आसपास में जो आपका खेत है वहां आप 100 स्क्वायर फीट की जगह आप 1000 स्क्वायर फीट का किचन गार्डन लगाइए। तो 100 स्क्वायर फीट की जमीन पर जो आपके घर के बगल में किचन गार्डन है उसका जो भी उत्पादन हो उसका आप स्वयं सेवन करें, जिससे कि आपको पेस्टिसाइड से बचाव हो जाए,
आप जो सब्जी खरीदने के लिए बाजार जाते हैं उससे आपकी बचत हो जाए, उसके पैसे बच जाए आपके। और दूसरा जो 1000 स्क्वायर फीट में जो आपका उत्पादन हो, वो आप कहिए कि भाई ये हमारे पास ऑर्गेनिक सब्जीज हैं और इन सब्जियों को हम शहर के लोगों को हम दिए उपलब्ध करा सकते हैं। तो जैसे शहर में भी ऐसा होता है, गांव में भी ऐसा होता है कि हर व्यक्ति दूध, जैसे सब्जी की जरूरत है वैसे दूध की जरूरत है। तो क्या होता है कि सभी तो पैकेट का दूध नहीं लेते हैं या बोतल का दूध नहीं लेते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, भैंस के पास जाते हैं, जो लोग भैंस पालते हैं उनसे दूध लेके आते हैं। अब वो क्या करते हैं कि जो उपभोक्ता जिस ग्वाले से जिस भैंस का दूध लेता है उसी से लगातार लेता है, उसका एक रिलेशन डेवलप होता है, तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। ठीक इसी पैटर्न पर हम गांव के लोगों से ये कह दें कि आप सब्जी उगाइए, 12-15 प्रकार की सब्जियां, बाजार में इतनी ही सब्जियां एक सीजन में होती हैं, वो सब्जी आप उगाइए और उनका गांव, शहर के अंदर जो लोग सब्जियां खरीदते ही हैं कहीं ना कहीं से, वो गांव से सीधे अगर उसको परचेज कर सके तो इनको जो पैसा ये दुकानदार को या मार्केट में इनका फ्लो जा रहा है वो सीधे गांव के किसान को चला जाएगा। दूसरा कि किसान ने जो सब्जी उगाई उसमें उसका कोई भी पैसा अलग से नहीं लगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है उसका। गांव की अपनी जो सब्जी के बीज हैं उसी को बोया, बाजार से बीज लाने की जरूरत नहीं है, खाद डालने की, पेस्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके पास इतना संसाधन है, उसको लिए बहुत बड़ी लैंड होल्डिंग की जरूरत नहीं, छोटे से लैंड में काम कर सकता है और सारे सब्जी की वेराइटी को पैदा कर सकता है। इस तरह के और चीजों को भी बढ़ावा दिया जा सकता है, इसके बारे में भी विचार होना चाहिए। अगर ये स्केल बड़ा होता है तो हम एफपीओ का निर्माण करने में लोगों को सहायता दे सकते हैं। फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम है, गवर्नमेंट के प्रोग्राम अपने चलते रहे, हम केवल उन संसाधनों, क्योंकि गवर्नमेंट को हम रिप्लेस नहीं कर सकते बल्कि हम उनकी सहायता ले सकते हैं। तो उस पावर को इस्तेमाल करके कैसे हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ लिंक कर सके, इसके बारे में मैं सोच रहा हूं। तो एफपीओ के निर्माण में हम उनको सहायता दे सकते हैं। एफपीओ का एक बार निर्माण कर लिया तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाती है गांव के अंदर, फार्मर्स की कंपनी बन जाती है, तो उनके पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाता है। तो वो जो भी उनका उत्पादन है उसकी प्रोसेसिंग और उसकी पैकेजिंग वगैरह के क्षेत्र में जाकर के उसकी मार्केटिंग की जा सकती है उस कंपनी के माध्यम से, हम उसमें उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपूर्तिकर्ता और उपभोक्ता समूहों को आपस में लिंक करना, ये एक स्वावलंबन का एक थीम हो सकता है, एक विचार हो सकता है, इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता हो सकती है। एक सपोज एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसमें 20 लोगों ने एक समूह बना लिया कि भाई हम एसएसजी की सब्जी इस्तेमाल करेंगे या एसएसजी के द्वारा सप्लाई किया गया खाद्य सामग्री का इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक दोनों के बीच में एक एमयू साइन हो गया या दोनों के बीच में एक समझौता हो गया कि जितना उत्पादन होगा हम आपको उपलब्ध करा देंगे, और इन्होंने ये तय कर दिया कि भाई हम जो बाहर से खरीदते हैं वो हम आपसे खरीद कर लेंगे। तो किसी के ऊपर भी कोई बोझ नहीं आया। एक तो गांव के आदमी के लिए उसका एक सस्टेनेबिलिटी उसकी हो गई कि उसके पास एक आमदनी का स्रोत पैदा हो गया, उसके लिए उसका कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं आया, केवल हमने उसको ट्रेनिंग दी, उसको सपोर्ट किया और एक दूसरे के साथ जोड़ दिया। शहर में जो लोग रह रहे हैं उनके साथ भी कुछ नहीं हुआ, उनको पेस्टिसाइड खाने से बच गए, वो बाजार जाने से बच गए, वो केमिकल का इस्तेमाल करने से बच गए, और दूसरी चीज जो उनके पास जो प्रोडक्ट आ रहा है वो बिल्कुल फ्रेश आ रहा है, जिस पर वो भरोसा कर सकते हैं कि हाँ हम अच्छी चीज खा रहे हैं, और उनको अंदर से एक संतुष्टि भी मिलेगी कि हम किसी परिवार के साथ, किसी किसान के परिवार के साथ जुड़े हुए हैं जो हमारे साथ मिल करके एक परिवार का अंग बन रहा है। तो जहां तक मेरा समाज की जो भूमिका है, जो सिविल सोसाइटी की भूमिका है स्वावलंबन के क्षेत्र में, वो इस दिशा में अगर विचार किया जाए और इस दिशा में कुछ आगे बढ़ करके काम किया जाए तो मुझे लगता है कि शायद हम लोग एक बेहतर पहल कर पाएंगे और एक बेहतर स्थान पर पहुंचा पाएंगे इस अभियान को। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्तिक जी। आपने बहुत ही सरल और मुझे लगता है कि ऐसे तरीकों से बताया जो कि हम कर सकते हैं, और छोटे स्तर पर गांव के बीच में, और मैं समझता हूं कि इसी तरह के उपाय अगर शहरी क्षेत्र में भी किए जाएं तो उनसे भी उसी तरह का लाभ हो सकता है जी। अब हम आपके प्रेजेंटेशन से जुड़े हुए कुछ सवाल जो हमारे पास आ चुके हैं वो लेना चाहूंगा। अनुष्का जी, आप तैयार हैं? जी। पहला सवाल है कि शहरी परिवेश में स्वावलंबन को कायम करने के लिए आपको मुख्य बाधाएं क्या नजर आई? अर्बन सिनेरियो में स्वावलंबन को अगर हम इंट्रोड्यूस करना चाहें तो उसमें क्या डिफिकल्टीज है, क्योंकि अर्बन सिनेरियो रूरल सिनेरियो से फर्क है। यस,
तो यहाँ पर मैं वही बात वापस से दोहराना चाहूंगी कि जहाँ पर जो लोग हमें मतलब हमारा जो टारगेट ग्रुप है उनका साथ हम कंटिन्यूअस देना चाहिए। यही एक समस्या होती है बहुत बार कि हम परिणामों का विचार ना करते हुए हम बस उनकी मदद करते जाते हैं, लेकिन तब तक मदद पहुंचनी चाहिए ये नहीं होता। बहुत बार सोसाइटी से हमें यही दिखाई देता है कि हम लोग चीजें डोनेट करते हैं या बाकी सारी मदद पहुंचाते हैं, बट वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है। वैसे नहीं होना चाहिए। जब तक उनकी शिक्षा कंप्लीट हो या उनके स्किल्स प्रॉपरली डेवलप हो और उनको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले तब तक उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो समाज की भूमिका यहीं पर है कि मे बी महीने में 1 दिन या 2 घंटे भी हम लोग इस तरीके से दे तो वो परिणाम 2 साल 3 साल तक हमें उनका फॉलोअप रखना चाहिए। ये मेन बाधाएं हैं कि कम्युनिटी मदद बहुत करती है बट एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है, वो वैसे नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अ कंटिन्यूअस एंड इन अ कंसिस्टेंट वे टू द टारगेट ग्रुप। ये बाधाएं मेन है। और दूसरी बात अबाउट द अवेयरनेस, सोशल मीडिया और इसमें बहुत सारे आते हैं, लेकिन समाज की भूमिका भी उसमें बहुत बार ऐसी होती है कि ठीक है पता चला लेकिन कहीं पर मदद पहुंचाने के इसमें वो होते नहीं है। इन द सेंस उनको मदद करनी होती है बट जरिया नहीं मिलता, ये भी एक बाधा हो जाती है। रूरल एरियाज में सेल्फ हेल्प ग्रुप या एसएचजी बनाए जाते हैं जो कि सबके लिए फायदेमंद है और मुझे लगता है ये एक्सपेरिमेंट पूरे देश भर में सफल रहा है। तो क्या वैसे ही शहरी क्षेत्रों में टारगेट कंज्यूमर ग्रुप या टीसीजीज बनाने का कोई फायदा हो सकता है? अगेन यह सवाल पहले वाले सवाल से कुछ जुड़ा हुआ है कि क्या रूरल एसएचजीज कैन बी इक्वली बेनिफिशियल एज अर्बन टीसीजीज? यस डेफिनेटली वो बन ही सकते हैं, क्योंकि उनके थ्रू हम बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज कर सकते हैं जिससे इकोनॉमी मतलब उन टारगेट ग्रुप को फायदा हो। तो इस हिसाब से हम लोग उनको ट्रेनिंग दे या उनकी अवेयरनेस बढ़ाए या नॉलेज बढ़ाए उनके रिलेटेड के कहाँ पे वो काम कर सकते हैं या उनके स्किल्स का फायदा हो सकता है, उस हिसाब से ये इक्वली बेनिफिशियल रहता है। नो डाउट एट ऑल। अच्छा, ग्रामीण और शहरी दोनों ग्रुप्स को अगर आपस में कोऑर्डिनेट करके या समन्वय स्थापित करके सप्लायर और कंज्यूमर के बीच में एक तालमेल बिठाया जाए तो क्या ये संभव है? और अगर ऐसा चाहें तो इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? हाँ, जैसे इसमें मैं एक उदाहरण भी देना चाहूंगी कि जैसे अभी मैं बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़ी हूँ, गाँव से जुड़ी हूँ, उनके साथ काम कर रही हूँ। तो गाँव की कोई ऐसी गाँव के किसानों को मदद चाहिए होती है तो वो मुझे फोन करते हैं कि मैडम हमें ऐसे फर्टिलाइजर्स की सपोज ऐसे जरूरत है या कंपोस्ट की जरूरत है। तो शहरी भागों में कैसे होता है कि कचरे का कन्वर्जन कंपोस्ट में किया जाता है बट वो कंपोस्ट देना कहाँ है पता नहीं चलता। तो जरूरी नहीं कि समाज को कहीं पर एक्चुअली जाके काम करना है, वो एक कम्युनिकेटर का भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं कि जहां पर जरूरत है वहां के लोगों को उनको कनेक्ट करके दो। तो मैंने ऐसे बहुत सारी जगह पे किसानों को और अर्बन एरियाज को कनेक्ट कर दिया है कि ताकि वो डायरेक्टली एक दूसरे से कांटेक्ट कर सके और अपने जो प्रोडक्ट्स है या जो भी है रिलेटेड वो उनको इंटरचेंज कर सके। शहरों और गांव का महत्व अपनी जगह अलग अलग है, लेकिन फिर भी हमारे नीति निर्धारक या पॉलिसी मेकर्स ग्रामीण क्षेत्र पे कहीं ज्यादा ध्यान देने की जरूरत समझते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी वजह से शहरों का विकास प्रभावित हो जाता है? शहरों का विकास प्रभावित होने की संभावना वैसे उससे मुझे लगता नहीं है, क्योंकि शहरों में अपॉर्चुनिटीज काफी होते हैं। ग्रामीण जगह पे ध्यान देने की जरूरत है ताकि ग्रामीण लोग अपने स्किल्स को वहां डेवलप कर सके और ग्रामीण जगह को डेवलप कर सके। वहां पे सस्टेनेबिलिटी आने की सबसे ज्यादा जरूरत है, तभी शहरों का भी विकास हो सकता है। अभी क्या हो रहा है कि ग्रामीण जगह पे कुछ भी नहीं है, इसीलिए ग्रामीण लोग शहरों में आ रहे हैं और उसकी वजह से स्लम्स और ये सब मतलब पॉवर्टी और ये सब चीजें
शहरों में ज्यादा दिखने लगी है। बट अगर हम गांव के लोगों को, ऐसा नहीं है कि गांव के लोगों को शहर में नहीं आना चाहिए, उनको भी आना चाहिए, बट अगर हम लोग उनको भी वहां के उनके एरियाज में ही अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सके तो ये ज्यादा संभव हो सकता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ग्रामीण जो रूट लेवल पे काम होना है वो ही सबसे जरूरी है। सिर्फ सिटीज को सस्टेनेबल बना के फायदा नहीं है, सस्टेनेबल बन ही नहीं सकती सिटीज जब तक गांव नहीं बनते। लेकिन गांव के लोग चूंकि शहरों में जाके बस रहे हैं तो शहरों की समस्या तो बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसे में अगर हमारा फोकस गांव पे ही हो जाएगा तो जो शहर बिगड़ चुके हैं वो प्रभावित नहीं होंगे। और ये सवाल मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ। नहीं, प्रभावित होने का मुझे नहीं लगता कोई संभव है। इनफैक्ट सबसे जो भी हमारा जो सब्जी या वेजिटेबल्स, ये रोज का जो भी चीजें हमें गांव से ही आती है, तो हम लोग अगर उनको वहां पर अपॉर्चुनिटीज दे तो ये चित्र बदलेगा और शहरों में भी सस्टेनेबिलिटी आएगी। मतलब मैं एक्चुअली आई डोंट नो इसको मैं इंटरप्रेट कैसे करूं या समझाऊं, बट ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हमने देखे हुए हैं कि जहां पर गांव के लोग गांव में रह के शहरों से जुड़े हैं, बट उनको शहर में नहीं आना है। वो शहर में इसलिए आते हैं कि उनके गांव में उनको कुछ नहीं मिल रहा है। तो गांव की सस्टेनेबिलिटी अगर हम लोग पहले देखें तो शहरों पे उसका असर अच्छे से ही होगा, उसको प्रभावित नहीं होंगे निगेटिवली। प्रतिस्पर्धा या कॉम्पिटिटिवनेस ये सफलता के लिए और ऊंचाइयां प्राप्त करने के लिए जरूरी है। ऐसी स्थिति में स्वावलंबन कहाँ फिट होता है? प्रतिस्पर्धा तो जरूरी होती है, जो हमने देखी है वाटर कप कॉन्टेस्ट में कि वो गांव अच्छा कर रहा है, इससे हमें अच्छा करना है। तो ये एक सस्टेनेबिलिटी की तरफ से, अगर ये गांव के हिसाब से अगर हम लोग देखें रिसोर्सेस के हिसाब से, जब वो खुद के इसमें आता है तो वो निगेटिविटी की तरफ जाता है। लेकिन अगर पूरे गांव का विकास करना है तो एक दूसरे से compete करना, मतलब अच्छे के लिए compete करना, कभी मैं उसके लिए ये नहीं करूंगी कि आज एक गांव ने ये काम किया है तो हमें उनसे भी अच्छा काम करना है। ऐसे करके गांव ने काम किया है और गांव में उसकी वजह से जो परिवर्तन आया है वो हमने खुद देखा है। बट हाँ, पर्सनल लेवल पे ये कॉम्पिटिटिवनेस कभी कभार हानिकारक हो सकता है। एक सवाल और है कि सुखी और सफल जीवन के लिए हर आदमी एफर्ट करता है, हर आदमी प्रयास करता है। इसके इस रेस में कोई आदमी सर्विस प्रोवाइडर बनता है, कोई एम्प्लॉय बनता है, कोई एम्प्लॉयर बनता है। तो ये सब लोगों के इंडिविजुअल टारगेट्स हैं। ऐसी स्थिति में स्वावलंबन कहाँ तक सार्थक है या रेलेवेंट है? अगर हम अपने बारे में, अपनी तरक्की के बारे में सोचते हैं तो उसमें स्वावलंबन की जगह किस तरह से बनाई जा सकती है? जी, स्वावलंबन तभी होगा तभी हम लोग अपनी तरक्की भी कर पाएंगे। ऐसे मैं इस तरीके से लूंगी इस सवाल को, क्योंकि जब तक हम स्वावलंबी नहीं होंगे, ये है कि अगर हम अपने इंटरेस्ट से अपनी तरक्की ढूंढ रहे हैं तो इसमें स्वावलंबन कहाँ आता है? अच्छा, सभी को हक है कि अपने इंटरेस्ट से अपनी तरक्की ढूंढे, और वो ढूंढनी ही चाहिए क्योंकि वो जरूरी है डेवलपमेंट के लिए भी। बट उसके साथ हमारे साथ जब तरक्की के लिए हम और 4 लोगों को ले, उनकी मदद करें उनके साथ, तो ये चित्र अलग हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। और वही चीज जरूरी है और उसी के हिसाब से शायद ये क्वेश्चन मुझे पूछा गया है कि कि हमारी प्रगति होती है तो उस प्रगति का हम समाज के लिए किस तरीके से उपयोग करें कि और 4 लोग। मुझे लगता है शायद यही मतलब ये कि हमारा टारगेट है कि हमें ये बनना है, हमें ये प्राप्त करना है, मकान बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, बिजनेस चलाना है। तो ऐसे में हम तो देखेंगे कि हमारा एफर्ट ही मेरे काम आए। तो ऐसे में स्वावलंबन को हम अपने हित से कैसे जोड़ें, शायद ये सवाल मुझे लगता है यंग लोगों के दिमाग में काफी चलता है आज। हाँ, तो वही चीज मैं कह रही हूँ कि खुद की प्रगति तो आवश्यक है, वो सभी करेंगे, लेकिन अपने साथ मैं से हम तक का सफर जो मैंने शुरुआत में कहा, वो अगर हम लोग शुरुआत करें तो स्वावलंबन की सीढ़ी सभी चढ़ सकते हैं और उससे पूरे
देश का चित्र क्या पूरे वर्ल्ड का चित्र बदलने में मदद हो सकती है। एक अंतिम सवाल और अनुष्का जी आपसे, गांव से लोग लगातार शहर की ओर आते रहते हैं, जो चाहते हैं कि उनका जीवन बेहतर हो, और उसकी वजह से न गांव सुधर पाए हैं पिछले कई दशकों में और न ही शहर सुधर पाए हैं। ऐसे में दोनों के बीच तालमेल कैसे बने, खास तौर पे जब अभी की ये महामारी की समस्या की वजह से लोगों को लग रहा है कि गांव जाके रहना उनके लिए अधिक सार्थक होगा। तो क्या तालमेल के लिए महामारी जैसी स्थिति आना जरूरी है? नहीं, एक्चुअली इसमें वही चीज हुई है कि गांव की जो अपॉर्चुनिटीज या जो गांव के जो रिसोर्सेस है उसके बारे में उन गांव के लोगों को खुद पता नहीं है कि उनमें वही रिसोर्सेस यूज करके वो क्या जादू कर सकते हैं, गांव में पूरा गांव का चित्र बदल सकते हैं, खुद का आर्थिक चित्र बदल सकते हैं। तो ये उनको जानकारी देने जरूर है, और वही बिना जाने उनके खुद के स्किल्स, जो मैंने पहली बार मैंने अपने प्रेजेंटेशन में भी कहा था कि हमारी जिम्मेदारी यही है कि उनके कैपेबिलिटीज की, उनके स्किल्स की उनको पहचान करा दो, तभी वो गांव में रह के भी काम कर सकते। जैसे ये वही मैंने कहा, एग्जाम्पल दिया कि ये बेकरी का जो प्रोजेक्ट वहां पर किया गया था, वो लोग कहीं गांव से बाहर निकले नहीं है, वहीं पर रह के वो अपना काम कर रहे हैं। तो इसी हिसाब से गांव के लोग आए यहाँ पर क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं था। एम्प्लॉयमेंट ही जरूरी नहीं है, उधर भी रह के अपने रिसोर्सेस के, अपने गांव के, अपने लोगों के साथ बैठ के भी वो एक बहुत अच्छा आर्थिक नियोजन अपने इसका कर सकते हैं। लेकिन ये इसी के लिए हमारी भूमिका, समाज की भूमिका वही है कि वहां जाके उनकी हेल्प करें, ताकि ये जो ट्रांसफर हो रहा है यहाँ से रूरल से अर्बन, और उनके हिसाब से फिर उनको यहाँ पर काम नहीं मिलता जब वो शहर में आते हैं, और फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और वापस उनको जाने की जरूरत, ऐसी स्थिति आ जाती है उनमें। तो हम गांव में ही उनको अच्छे से जोड़ दे, गांव के लोगों को शहर से जोड़ दे इन तरीकों से, जैसे मैंने कहा मेरे प्रेजेंटेशन में, CSR एक्टिविटीज के थ्रू, इसके थ्रू, तो वो गांव में ही रह के अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं अच्छे से। थैंक यू सो मच अनुष्का जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने सभी सवालों का बहुत स्पष्ट जवाब दिया, और मुझे लगता है कि हमारे सुनने वाले जिनके ये सवाल थे उनके सारी भ्रांतियां इसमें दूर हुई होंगी। अनुष्का जी, आपसे आग्रह है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए। पंकज जी, आपके लिए कुछ सवाल हैं, और आप, ये पहला सवाल है, ग्रामीण लोगों के बीच में स्वावलंबन उनके जीवन का एक हिस्सा पहले से है, तो इस स्वावलंबन को और मजबूत बनाने या कायम करने में क्या कोई खास अड़चन आती है? ऐसा माना जाता है कि गांव के लोगों में ऑलरेडी स्वावलंबन है, तो क्या उनको और स्वावलंबी बनाना संभव है या आवश्यक है क्या? देखिए, एक तस्वीर ऐसी बनती है गांव के बारे में कि गांव को किसी और अधिक सपोर्ट की जरूरत नहीं है। ये पहले हम तस्वीर एक बनाते थे, ये तब की बात है जब गांव में हर टोले में एक महिला अपने चूल्हे में आग बचा के रखती थी, और वो शाम को और रोज सुबह उस टोले के सारे घरों में उसी घर से एक घर से आग जाती थी, जिससे चूल्हे जलते थे। और जिस घर में आग नहीं जाती थी, ये समझ लिया जाता था कि आज उस घर का चूल्हा नहीं जला है, तो पूरा टोला, पूरा गांव मिल करके उस घर का चूल्हा जलाता, उसको राशन पहुंचाता था और उसको भोजन की व्यवस्था करता था। गांव हमारे इस तरह के साधन संपन्न हुआ करते थे। लेकिन आज जब हम आर्थिक उन्नति की क्षेत्र में अंधाधुंध दौड़ लगा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब हम आर्थिक रूप से तुलना करते हैं तो शहर और गांव के आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा अंतर हमें दिखाई देता है, गैप हमें दिखाई देता है। शहर में आप देखेंगे तो करीब 70% लोग आर्थिक रूप से संपन्न मिलेंगे, 30% लोग आपको आर्थिक रूप से वंचित दिखेंगे। गांव के अंदर यही तस्वीर बदल जाती है, 30% लोग संपन्न दिखेंगे और 70% लोग आपको वंचित दिखेंगे।
तो आर्थिक रूप से जिस विषय पर हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, जिस विषय पर हम कुछ करने का प्लान कर रहे हैं, उसको आधार बना करके अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से यह सत्य है कि गांव को अधिक आर्थिक स्वावलंबन देने की आवश्यकता है और सरकारें पूरी दुनिया में इस दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक यूनाइटेड नेशन का एक लक्ष्य है, सतत विकास लक्ष्य इसको तय किया गया है, जिसमें भारत भी 193 देशों में 195 देशों में भारत भी शामिल है। 2030 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करना, जिसमें 17 क्षेत्रों का विवरण दिया गया है, वो एक अलग विषय हो जाएगा, अगर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये सारी चीजें गांव के लिए ही है। और आप देखेंगे सरकार की बहुत बड़ा जब हम बजट का अवलोकन करते हैं तो आपको दिखाई देगा कि लगभग 70% से अधिक का जो बजट है वो गांव की तरफ उसका फ्लो किया जाता है। वो इसीलिए है क्योंकि गांव के जो आर्थिक संसाधन है वो बहुत ही सीमित है शहरों की अपेक्षा। तो अनुपातिक रूप से देखा जाए तो गांव को आर्थिक स्वावलंबन के लिए अधिक सहयोग दिए जाने की आवश्यकता है। आपके अभी तक के काम में नशा उन्मूलन का अभियान उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो आपके जो ग्रामीण स्वावलंबन का जो एक लक्ष्य था, उसमें नशा उन्मूलन का अभियान किस प्रकार से सहायक रहा? देखिए, मेरा ये मानना था शुरू से, और स्वाभाविक सी बात है, कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि उसके परिवार का कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति नशा करे। एक शराबी भी हो तो भी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा शराब पिए, लेकिन फिर भी वो स्वयं को शराब के बंधन से बाहर नहीं निकाल पाता है। तो इसके लिए उसकी साइकोलॉजी को समझने की जरूरत होगी। गांव का एक व्यक्ति जिसके अंदर उसका अपना एक स्वप्न है, हर कोई अपने जीवन को बेहतर जीवन के रूप में बदलना चाहता है। वह व्यक्ति अपने नवयुवक का जब समय था और जब अपने जीवन में कुछ करने की योग्यता रखता था, जब वो कुछ कर सकता था, उस समय शायद उसको अवसर नहीं मिला हो, शायद उसके पास संसाधनों की कमी रह गई हो, शायद उसके सपने पूरे नहीं हुए हो। इसकी वजह से अक्सर ऐसा होता है कि वो नशा का सेवन करते हुए अपने जो उसके अवसाद है, जो उसका डिप्रेशन है, उसको वो कवर करने की कोशिश करता है। तो जब डिप्रेशन में जाकर के एक तो डिप्रेशन में कोई व्यक्ति सकारात्मक सोच नहीं सकता, दूसरा अगर वो नशा सेवन करना शुरू कर दिया तो उसकी सारी सोच ही खत्म हो जाती है। तो ऐसे में अगर किसी भी व्यक्ति को, शहर हो या गांव हो, किसी भी व्यक्ति को अगर उन्नति के मार्ग पर लेकर के जाना है, सस्टेनेबिलिटी के मार्ग पर लेकर के जाना है, तो सबसे पहला काम होगा कि उसका माइंडसेट बदलना है। और माइंडसेट बदलने के लिए नशा एक बहुत जबरदस्त कारक बनता है, और उसका बहुत सही तरीके से हम लोगों ने सीतापुर के अंदर प्रयास किया और सफलता भी उसमें प्राप्त की। और देखिए, गांव के लोग बहुत सरल होते हैं, सीधे होते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा, सरल होते हैं। वो आपके ऊपर बहुत सहजता से भरोसा कर लेते हैं, और जब आप उनके अपने बन जाते हैं तो वो आपको अपने से ज्यादा प्यार भी करते हैं। तो मैंने गांव में जाकर के लोगों से ये कहा कि भाई, आज तक पिछले 70-72 सालों में आपके पास वोट मांगने वाले बहुत लोग आए होंगे, नोट मांगने वाले भी बहुत लोग आए होंगे भिन्न रूप बना करके। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो मुझे ना वोट चाहिए ना नोट चाहिए, मुझे तुम्हारा खोट चाहिए। तो तुम्हारे अंदर जो खोट हो वो मुझे दे दो। तो सबने अपनी अपनी जेब में हाथ डाले, और किसी ने पुड़िया निकाली, किसी ने बीड़ी निकाली, किसी ने तंबाकू निकाला, और 5-7 किलो हम लोग इकट्ठा करते थे और गांव की महिलाओं से कहते थे इसमें आग लगा दो। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा जाता था कि भाई, आपने अभी तो हमारे बात में आकर के दे दिया, लेकिन हम आपकी चौकीदारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको लत है तो आप इतनी आसानी एक बार में तो नहीं छोड़ोगे। तो चूंकि ये सारे आपने नशे की सामग्रियां हमको दान में दे दिया है, तो अब ये सारी संपत्ति मेरी हो गई। अब आपको कभी भी नशे की तलब लगे, आपको लगे कि मेरा काम नशे के बगैर नहीं चल रहा है, तो आप मुझे एक मिस्ड कॉल करेंगे, और मिस्ड कॉल करके आप मुझसे परमिशन मांगेंगे कि साहब मुझे बीड़ी पीना है, मुझे तंबाकू खाना है, मुझे गुटखा खाना है। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको मना नहीं करूंगा, लेकिन बिना परमिशन के आप सेवन मत करना। और उसका परिणाम ये हुआ कि आज तक किसी ने मुझसे परमिशन नहीं मांगी, वो गुटखा और सारा तुम लोगों ने छोड़ देना उचित समझा। तो ये प्रभाव पड़ता है समाज के ऊपर, ये सब चीजों का। शिक्षा का भी रोल है। आपने भी कहा कि शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका है स्वावलंबन में। ग्रामीण स्तर पर शिक्षा को लेके जमीनी सच्चाई या भौतिक फिजिकल रियलिटीज क्या हैं?
क्या शिक्षा की वजह से स्वावलंबन में जो सहायता मिलनी चाहिए वो ग्रामीण क्षेत्रों में मिल पा रही है? रतनमणि जी, अगर ईमानदारी से कहा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर दयनीय है। और ये केवल मैं एक प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, राष्ट्रीय स्तर पर जो जो ग्रामीण शिक्षा का जो ढांचा है वो इस तरह का है कि उस पर हम संतोष नहीं कर सकते हैं, उस पर हम भरोसा भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो सरकारी व्यवस्था है उस सरकारी व्यवस्था में मैंने कहा कि 70% लोग उसी सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत अपने बच्चों को शिक्षा दिला रहे हैं। और वहां शिक्षा के अलावा मिड डे मील अवेलेबल है, फ्री की सारी चीज सुविधाएं अवेलेबल हैं, बिल्डिंग्स फ्री की अवेलेबल है, शिक्षक सीमित संख्या में अवेलेबल है जो इन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, शिक्षा नहीं दे पाते हैं। तो 70% समाज जो ग्रामीण है उसको शिक्षा के अलावा ये सारी चीजें मिल रही हैं। और जो 30% है जो साधन संपन्न है वो प्राइवेट में शिक्षा दिला रहे हैं अपने बच्चों को, वो सरकार पर निर्भर नहीं है। तो ग्रामीण एक बहुत बड़ी संख्या वो शिक्षा से वंचित है या उसकी शिक्षा एक कुशिक्षा के रूप में दी जा रही है। अब आप उम्मीद करिए कि जिस बच्चे के बस्ते में कॉपी कलम या स्लेट होनी चाहिए, उस बच्चे के उस बस्ते में एक कटोरा पड़ा हो और उसकी माँ स्कूल इसलिए भेजती है कि उसको एक समय का भोजन मिल जाएगा या उसको पोषण का खिचड़ी या जो भी उसको मिड डे मील में उसको भोजन दिया जाता है वो मिल जाएगा। अगर शिक्षा का लक्ष्य ये बन जाएगा तो फिर हम शिक्षा दे रहे हैं या कुछ शिक्षा दे रहे हैं इसका अंदाजा अपने आप लगेगा। दूसरी बात मैं इसमें मेंशन करने जाऊंगा, ऐसी शिक्षा से समाज को नुकसान है, हमको आपको नुकसान है, लेकिन जो राजनीतिक वर्ग है उसको इससे लाभ है। राजनीतिक वर्ग ऐसी शिक्षा को पसंद करता है, इसीलिए पूरा थ्रस्ट है उनका इस तरह की व्यवस्था को चलाने के लिए। क्योंकि अगर कोई शिक्षित हो गया तो वो सवाल उठाएगा, प्रश्न पूछेगा, और प्रश्न सत्ता में बैठे हुए लोगों को पसंद नहीं है। इसलिए ऐसी व्यवस्था के लिए उनका विशेष ध्यान रहता है। और लेकिन ये सच्चाई ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का जो स्तर है या शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो दयनीय है, इसको सुधारे जाने की आवश्यकता है। जब आप ग्रामीणों के साथ, उन्हीं के साथ ही अन्य ग्रामीणों के लिए काम करते हैं, ऐसे में उस परिवेश में जो एक पंचायती राज सिस्टम है जो माना जाता है कि ग्रामीणों के बीच में और गांव के बीच में एक मजबूती प्रदान करता है, तो क्या उन्हीं के साथ उन्हीं के लिए काम करने में ये सिस्टम आपको कुछ इसमें कमी दिखती है या कुछ ये बाधा आती है या ये सहायक होता है? देखिए, पंचायती राज व्यवस्था 1995 से हमारे देश में लागू हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 40 में तो संविधान निर्माण के समय ही रख दिया गया था इसको, लेकिन सामुदायिक विकास का जो कार्यक्रम 1952 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्टार्ट किया गया वो अगले 5 सालों में फेल हो चुका था, जिसके तहत खंड विकास क्षेत्रों का गठन हुआ और खंड विकास अधिकारियों को बैठाया गया। तो सामुदायिक विकास के कार्यक्रम फेल हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद पंचायतों को गवर्नमेंट बनाने का जो प्रोसेस रहा उसके लिए 62 साल का समय ले लिया गया। और 1993 में संविधान का 73वां संशोधन होता है। फिर पंचायतों को सरकार का एक जो लोकल गवर्नमेंट के रूप में उसको संवैधानिक शक्तियां दी जाती हैं। लेकिन केरल, पश्चिम बंगाल, कुछ में अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, थोड़ा सा कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में, लेकिन पूरे देश की जो स्थिति है पंचायतों की वो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। और वो समाज के साथ किसी भी सामाजिक संस्था को समाज के साथ कनेक्ट करने में वो बाधा ही बनता है, सहायक नहीं हो पाता है। तो मेरे ख्याल से समाज के अन्य क्षेत्रों को भी ध्यान में रखते हुए ये भी किए जाने की आवश्यकता है कि पंचायतों को भी हम अपने इस अभियान के अंतर्गत शामिल करें, उनको मोटिवेट करें, उनको भी ट्रेनिंग करें और उनको इस काम के लिए तैयार कर सकें। एक सवाल थोड़ा सा जनरल है, लेकिन मुझे लगता है कि स्वावलंबन की जब हम बात करेंगे तो वो आएगा ही कि हमारे जीवन में जीवन मूल्यों का क्या महत्व है, जबकि हम अपनी स्वतंत्रता के साथ दूसरों की स्वतंत्रता का, अपनी आवश्यकताओं के साथ दूसरों की आवश्यकता का
अपने उत्थान के साथ दूसरों के उत्थान का ध्यान रखना जरूरी हो सकता है, लेकिन क्या ये जीवन मूल्य, स्वतंत्रता, आवश्यकता और उत्थान, ये हमारी अपनी सफलता और स्वावलंबन के बीच में कहीं रोड़ा तो नहीं बनते? मुझसे बहुत पहले मेरे एक पत्रकार मित्र ने प्रश्न पूछा था कि रोटी या नैतिकता, दोनों में से किसको प्राथमिकता देंगे? बहुत कठिन सवाल है। और मैंने उनको बहुत ही सरल जवाब दिया था कि मेरे और आपके लिए नैतिकता प्रथम है, लेकिन जो भूख से मर रहा है उसके लिए रोटी प्रथम है। नैतिकता उसके लिए कोई मायने रखती है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी इसके लिए एक बहुत बहुत प्रसिद्ध उनका वाक्य है, जिसमें उन्होंने कहा है, संविधान सभा के उद्बोधन में उन्होंने कहा है कि जब तक इस देश में कोई व्यक्ति गरीब है और वो भूख से तड़प रहा है, तो न तो उस संविधान पर भरोसा करेगा, न इस संविधान की नैतिकता पर भरोसा करेगा। इसलिए हम सब की और इस संविधान की ये पहली आवश्यकता होनी चाहिए, पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम हर व्यक्ति की उसकी भूख मिटाने के लिए कैसे काम कर सकते हैं। ये डॉक्टर सर्वपल्ली का भी कथन है और आज भी ये उतना ही प्रासंगिक है कि जो संपन्न है, साधन संपन्न है, ज्ञानी है, बुद्धिजीवी है, उनके लिए नैतिकता सर्वप्रथम प्रश्न होना चाहिए, रोटी उनके लिए द्वितीयक होना चाहिए। और जो वंचित हैं, जो भूख से मर रहे हैं, उनके लिए नैतिकता तब तक कोई मायने नहीं रखती जब तक उनके लिए भोजन की व्यवस्था नहीं हो जाती, उनकी बेसिक नीड्स की जरूरत नहीं होती। लेकिन अंतिम सवाल पंकज जी, लेकिन रतनमणि जी, हो उल्टा रहा है। जो साधन संपन्न है वो रोटी के लिए मरे जा रहे हैं और जो भूखा मर रहा है वो नैतिकता के लिए जी रहा है। हाँ, ये मुझे लगता है ये इस समय को लोगों ने ऐसे इंटरप्रेट कर लिया है। जी 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 जी, कि ये सब परिभाषाएं लोग खुद ही बना लेते हैं, खुद ही बना लेते हैं। जी प्लीज। अंतिम सवाल आपके लिए है कि नौकरी करने के दौरान संस्थान पर निर्भरता, उद्योग या दुकान करने के लिए उपभोक्ताओं पर निर्भरता, ये जीवन चलाने के लिए आवश्यक है। जी, तो जी। ऐसी इंटरडिपेंडेंस जब हो, परस्पर निर्भरता ही जब जीवन यापन के लिए जरूरी हो, तो उसमें स्वावलंबन की जगह कहाँ? ये बात मैंने बहुत शुरुआत में ही कही कि मानव समाज का निर्माण ही एक दूसरे के सहयोग से हुआ है। आज हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं तो ये जो टेक्नोलॉजी हमने इस्तेमाल कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी हमने नहीं बनाई है, किसी ने बनाई होगी, हम तो केवल उपभोक्ता है। तो उसका सहयोग अगर टेक्नोलॉजी का नहीं मिलता तो हम लोग इस तरह से एक दूसरे के सामने बात नहीं कर सकते थे, अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते थे। तो पूरा मानव समाज सहयोगात्मक समाज है। सहयोगात्मक समाज में भी हर व्यक्ति की, जब हम किसी का सहयोग, जैसे हमको जीवन जीने के लिए हवा की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ऐसे ही हमें संपन्न और सुखी जीवन जीने के लिए हर व्यक्ति के सहयोग की आवश्यकता है। इस भाव को जब हम समझ जाएंगे, जब हम इस जीवन को जीना प्रारंभ कर देंगे, तो फिर हमारे सामने अगर कोई रोगी और दुखी आएगा तो हम उसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे, हम उसके साथ जुड़ जाएंगे। और मुझे लगता है कि इस चेतना के स्तर तक पहुंचने के लिए हर किसी को प्रयास करना ही चाहिए और इस दिशा में हम लोग प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, आपने बिल्कुल, मुझे लगता है मेरी भी कई सारी आशंकाओं को आपने दूर किया, जिसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और आज के कार्यक्रम में आपका प्रेजेंटेशन, आपकी बातें, आपके जवाब सुन के मुझे लगता है कि हमारे आयोजकों का, मेरा खुद का और हमारे सभी प्रतिभागियों को अपने बहुत सारी शंकाओं का निवारण हुआ होगा और जवाब भी मिला होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आप सबका और आपका विशेष रूप से। करता हूँ। अनुष्का जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूँ कि आज के कार्यक्रम में आप दोनों ही एक्सपर्ट्स ने जिस तरह से अपनी बातें कही और सवालों के जवाब दिए, वो हमारे जीवन के हर मोड़ पे कुछ जुड़े हुए सवाल होते हैं जो सामने आते हैं। और वो सवाल कभी कभी बड़े फिलोसॉफिकल होते हैं कि हमें लाइफ कैसे लीड करनी है, हमें अपनी सोचनी है कि दुनिया की सोचनी है, अपना भला देखना है कि बाकी लोगों का भला देखना है। ये सब सवाल भी कैसे स्वावलंबन से जुड़े हैं, लेकिन आप लोगों के जवाब से मुझे लगता है कि संभव है, सब कुछ संभव है, लेकिन इसके लिए हमें स्वावलंबन की जो बेसिक डेफिनेशन है उस पर भरोसा करना पड़ेगा। जी, हम उसको
केवल अपने हित में इस्तेमाल करेंगे तो ये ठीक नहीं है, स्वावलंबन और नहीं ये है। ना हमारे लिए ठीक है, ना समाज के लिए। और अगर हमने ऐसा किया तो अंत में यही होगा कि कोई हमारा भी इस्तेमाल कर लेगा, एकदम फिर हमें बिल्कुल तकलीफ होगी। बिल्कुल तो होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अब मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में आके इसमें जो वैल्यू एडिशन था उसमें आप लोगों ने बहुत योगदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। कीर्ति जी, आप कार्यक्रम के समापन के लिए प्रकट हुए। धन्यवाद रतन मनीलाल जी। मैं आज के दोनों विशेषज्ञों का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि जो हमारा उद्देश्य है कि ये पूरा वेबिनार श्रृंखला हम लोगों ने क्यों शुरू की, ये इसका कारण क्या था, उसको बहुत अच्छे से आप लोगों ने हमारे पार्टिसिपेंट्स के सामने रखा। और मुझे ये खुद भी लगता है कि अगर मैं से हम तक का अगर हम लोग ये सफर तय कर लें, तो हमारा जो समाज है वो कोई कहीं भी कोई कमी नहीं रहेगी। हम कहीं भी जो जिस तरह से संपन्न है, स्किल से संपन्न है, जरूरी नहीं है आप कहीं जाएं या आप किसी को जाके फिजिकली मदद करें। आप जहां पर हैं वहां से भी आप अवेयरनेस कर सकते हैं, लोगों को मदद कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है, आपको एक संगठन बनाने की जरूरत है। तो मुझे लगता है जब हाथ से हाथ जुड़ेगा और बात से बात बढ़ेगी तो जरूर इसका कोई एक मार्ग निकलेगा, जिसको हम एक तलाशने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। और खुशहाली और संपन्नता के लिए समाज का संगठित होना बहुत जरूरी है। यही आज पूरे मुझे लगता है कि वेबिनार में सामने आई है, और इस बात के लिए मैं आप दोनों विशेषज्ञों का विशेष आभार करती हूँ। और इसके लिए हम चाहते हैं कि एक स्मृति चिन्ह है हमारी तरफ से, अर्बन ऑर्गेनिक ग्रीन इंडिया की तरफ से। तो अनुष्का कजबजे जी के लिए एक स्मृति चिन्ह है, और एक स्मृति चिन्ह में पंकज नाथ कल्की जी को देना चाहती हूँ। साथ ही हमारे जो पूरे कार्यक्रम के संचालक हैं रतन मनीलाल जी, क्योंकि वो बहुत अच्छे से हर बात को प्रश्न करते हैं और पूरी बात हमारी आगे बढ़ती है। धन्यवाद आप लोगों के लिए। थैंक यू, थैंक यू। और मैं ये चाहती हूँ कि हमारे कार्यक्रम को हम आगे और कितना बेहतर बना सकते हैं, इसलिए जो भी पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़ते हैं, मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि वो हमारा फीडबैक फॉर्म भरें और हमें बताएं। और इसी के साथ जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, वो हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमें info@gmail.com पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट के द्वारा भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ हमारे कार्यक्रम में जिन लोगों ने हमें योगदान दिया है, मैं उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, उनको मेरा बहुत बहुत आभार है। कुछ एक नाम लेना चाहूंगी, जैसे अपर्णा जी, पूर्वी शाह जी, नीलिमा जी, आशीष जी, आलोक जी, गरिमा जी, अनूप जी, इन सभी लोगों का बहुत बहुत आभार है। और इस वेबिनार में जो लोग शामिल हुए हैं, उन लोगों को भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। अगले हफ्ते शाम 5 बजे इस वेबिनार श्रृंखला के जो छठे विषय है, स्वावलंबन में शिक्षा की भूमिका, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इसी के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हुए आशा करती हूँ हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।